नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चलें कि कल कश्मीर घाटी के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए बिजली कटौती की किस तरह से परेशानी से लोग जूझ रहे थे, लेकिन कल कश्मीर घाटी के लोगों को यहां पर सौगात मिल सकती है। नए शेड्यूल का ऐलान कल तक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में बिजली की आंख मिचौनी लगातार शुरू की गई है, तो सर्दियों में बिजली कटौती का शेड्यूल बहुत ही जल्द यहां पर जारी होगा। बर्फबारी, शीतलहर के चलते बिजली की यहां मांग जो है वो बढ़ गई है, तो बारिश कम होने की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हो रहे 8 घंटे तक जो यहां लोड शेडिंग है, उस पर कहीं ना कहीं आप देखिए राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। बड़ी अपडेट बताते चले कि जम्मू कश्मीर में ठंड और बर्फबारी के बीच में बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या बनी है। 8 घंटे तक यहां पर आप देखिए बिजली जो है वो गुल रहती है। इस बीच में 8 घंटे का कट आप देखिए गांव के इलाकों में लगता है और शहरी इलाकों के अंदर लगभग 6 घंटे का कट जो है वो लगाया जाता है। आम लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है। बताते चले कि यहाँ अधिकतम जो मांग है करीब 2100 मेगावाट है, 2000 से 2100 मेगावाट है, लेकिन जो उपलब्धता है वो केवल 1600 से 1650 मेगावाट है। तो घाटी में अभी भी 250 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का काफी तरीके से काम करने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। और जम्मू कश्मीर में 8 घंटे का जो यहाँ पर कट लग रहा है, उसमें भी काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मांग को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा जो उत्तरी ग्रिड से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली को मंजूर करने की घोषणा की है। बहुत ही जल्द यहां पर लोगों को ये सौगात जो है वो मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि ज्यादातर वजहें भी बताई गई हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोगों को बिजली की कटौती से जूझना पड़ रहा है। बहुत ही कम यहाँ बारिश के कारण बिजली का उत्पादन हो रहा है। अभी तक कश्मीर की पावर ग्रिड से केवल 60 से 70 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। हालांकि चेनाब घाटी में एक पावर ग्रिड में यहां आमतौर पर शाम और देर रात को करीब 150 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और बर्फबारी, शीतलहर के चलते बिजली की यहां पर मांग बढ़ गई है। तो ये भी बताते चले कि कुल आप देखिए अगर यहाँ पर जिस तरह से बिजली की मांग को लेकर बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर कितना काम किया गया है ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अब कल की बात बताई गई है कि शेड्यूल जारी हो सकता है, लोगों को सौगात मिल सकती है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सरबजीत सिंह हमारे साथ बीजेपी पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। संदीप वजीर हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। हर बार जितनी भी सरकारें आई, दावे बहुत बड़े बड़े रहते हैं कि जैसे ही सर्दियां आएंगी कश्मीर घाटी के अंदर लोगों को बर्फबारी के समय में पर्याप्त मात्रा में बिजली और खाने की सामग्री सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन मात्र आप देखिए बिजली कटौती की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग इसकी परेशानी से जूझ रहे हैं। कल बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? पहले आपका धन्यवाद, मेरे को पैनलिस्ट दोनों को गुड इवनिंग। जैसे आपने कहा कि सरकार ने अब ये मतलब कल जो ऑफिशियल एक हैंड आउट आता है उसमें कहा था कि हम शायद रीशेड्यूलिंग करेंगे जो पावर कटेलमेंट कश्मीर घाटी में चल रही है। सर्दियां बढ़ गई हैं, बर्फबारी काफी कुछ इलाकों में अपर रीचेस में हो गई है बर्फबारी। और कश्मीर में जब ठंड बढ़ती है तो पावर जो कंजम्पशन है ऑफ कोर्स वो बढ़ जाती है, तो इसलिए कटेलमेंट भी हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया था कि पावर क्राइसिस को वो सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि सरकार क्या रीशेड्यूल जो पावर कटेलमेंट का करती है वो कैसे करती है, कितने घंटे शेड्यूल कट रहता है, कितने घंटे अनशेड्यूल कट रहता है। पर मुझे ये लगता है कि सरकार को अपीजमेंट करने की जगह कोई भी सरकार हो जाए, अब एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाना पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। इसको पावर क्राइसिस को पोलिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा। जो पावर रिफॉर्म्स हैं जो देश में चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो पावर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि वंस फॉर ऑल इस समस्या का समाधान किया जाए। अगर हम इतिहास की बात करें तो 96 में शुरू हुआ था काम पावर रिफॉर्म्स का। कभी जो एक मीटर लगाया था, कभी दूसरा मीटर लगाया था, फिर डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर। तो मुझे लगता है कि वन टाइम सरकार को कुछ कठोर स्टेप उठा के वंस फॉर ऑल इसको सॉल्व करना चाहिए समस्या को, क्योंकि पावर बहुत जरूरी है। ठीक है संदीप जी, वो कह रहे हैं कि एक ही बार इस पूरे मुद्दे का हल होना चाहिए। जी, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस स्टेट का रहा है। पहले भी पावर सेक्टर में बहुत सा काम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली हुकूमतें थी तो किया गया था। ये बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो फारूक साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में ही ये
इनिशिएट किया गया था। तो हमारी जो दूरगामी सोच थी वो यही थी कि स्टेट को पावर क्राइसिस से निजात दिलाया जाए, और हमने काफी काम इसके ऊपर किया, और अब भी इसी विजन को लेके उमर साहब की गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे कि अब आपने कहा कि एक्स्ट्रा मेगावाट्स जो हैं वो स्टेट के लिए अप्रूव करवाए गए हैं, वो तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, तो लॉन्ग टर्म मैंने सोल्यूशन नहीं के कहा लिए है भी हम काम करेंगे और स्टेट को जरूर पावर इस आउटेजेस से संदीप जी, छुटकारा मैंने नहीं कहा मिलेगा, है। जरूर मिलेगा। सरकार ने जो अपना काम शुरू किया है उसमें दावा जरूर किया गया है। सरबजीत जी, जी अच्छा जी, जवाब दीजिए। ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है कि आज गर्मियों में जम्मू में बहुत क्राइसिस होता है और सर्दियों में भी अभी दोबारा जम्मू में भी बिजली कट जो है गांव में इधर हमारे सब जगह एरियाज में शुरू हो गया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अभी 2-3 साल पहले ही माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17,000 करोड़ रुपया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खास करके बिजली के लिए दिया है। तो ये जो क्राइसिस है ये काफी देर का है। आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 30 साल पुराना है। जब इनकी सरकारें रही पिछले टाइम में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं गया है। गांव में देख लीजिए, बड़े बड़े एरियाज में देख लीजिए, यहाँ ग्रिड स्टेशनों की जरूरत है। हाँ ठीक है, बिजली भी पैदा होना जरूरी है, लेकिन आगे कुछ जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी बहुत ज्यादा किल्लत थी। अभी पिछले 1-1.5 साल से जो 17,000 करोड़ रुपए आया उस पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने दिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा इसको चैनलाइज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कट के लिए हमेशा हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिजली की किल्लत जम्मू में कश्मीर से भी ज्यादा है। ठीक है, आज वहां बर्फबारी हो रही है, वहां पर भी देखें, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब हमारे दोबारा कट लगने शुरू हो गए हैं। संदीप जी वो कह रहे हैं महज सिर्फ तो अच्छी कश्मीर के बात है, अंदर ही परेशानी नहीं है, जम्मू के अंदर भी है, अगर नेशनल और कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने की ऐसे जरूरत कदम है। उठाती है, लेकिन इनके दिखावे हैं, करने वाले कुछ नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अगर पहले इन्होंने 20 साल 30 साल से वही इंफ्रास्ट्रक्चर, आज गाँव में शहरों में सब जगह वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 2 साल पहले जो पैसा आया है उससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब चेंज होने लगे हैं। यह नया सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, यहाँ सब जगह ठेकेदार, बड़े बड़े काम जो है प्रोजेक्ट, और गांव में भी जो लाइनें हैं वो चेंज हो रही। ठीक है जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजली के, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज के नाम पे सिर्फ मीटर ही चेंज हुए हैं। 3 किस्म के मीटर ये लगा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि कंज्यूमर से पैसे ले लिए। आप सारे मीटर उठा दीजिए, उसके अलावा भी और वहां से भी। अच्छी बात, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आपने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कहा था मीटर लगे हैं, कि हम उसके अलावा इन्होंने कोई काम, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने का लेकिन बिजली तो दीजिए, कोई डैम बिल्ड किया हो, कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ हो, कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ मीटर टंगा दिए हर लोकेलिटी में जाके। आज गांव से लेके शहर तक हर आदमी परेशान है इन मीटर्स की वजह से। और आज आप कह रहे हो कि हमने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दिया। अरे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के ऊपर काम करना था, आपने मीटर के ऊपर काम किया है। तो ये जो सब चीजें जो आपने की हैं इनको हम ठीक करेंगे, और हमने आगे भी किया। जैसे मैंने आपको बताया कि 96 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। फारूक साहब की ये सोच थी कि जो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट ओन्ड होना चाहिए, ताकि सारी 1950 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो किसने इनिशिएट किया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएट किया है। उस पर राहत दिलाइए लोगों को, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा आप लोगों ने किया है, तो कर लीजिए उस पर काम, कौन सी बड़ी बात है। अब तो पावर है आपके पास, करेंगे ना, एलजी के पास ही जाना है। हाँ हम करेंगे, कब तक हम करेंगे, आप वक्त तो दीजिए ना करने के लिए। जो इन्होंने किया हुआ है, सिर्फ हमने मीटर ही तो नहीं लगाने ना, हमने लोगों को सहूलियत भी देनी है, तो उसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। देखिए हमारी नियत में, जम्मू कश्मीर के अंदर, हाँ ठीक है, हमारी नियत में काम करना है। ठीक है संदीप जी। दिनेश जी, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पकलदुद जो विद्युत परियोजना है वो चल रही है, लेकिन इस बीच में यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से लोगों को बिजली मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर,
कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां से दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली मिलेगी, लेकिन एमओयू जिस तरह से बाहर के राज्यों के साथ यहाँ पर साइन हुए और उसके बाद कई तरह के आरोप महबूबा मुफ्ती ने भी लगाए, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इस पर काम होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अब रोड मैप तैयार करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि सरकार है फुल फ्लेज तौर पर अब यूटी के अंदर? दिनेश जी, संदीप जी जवाब दीजिए। अब तो आप हैं यहाँ पर मेजोरिटी के अंदर, अब तो प्रोजेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है आपको। जी वही बता रहा हूं मैं आपको। हमारी नियत में ही काम करना है। हम अच्छी नियत लेके आए हैं और हमें मालूम है, हमने पहले भी काम किया है स्टेट के ये जो पावर का सेक्टर है इसके अंदर बहुत काम किया है और हमें मालूम है कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना है इसको, यूनिट्स को भी डिक्रीज करना है, जो प्राइसिंग है उसको भी एक जेन्युइन प्राइसिंग में लाना है और लोगों को अच्छे तरीके से बिजली मिल सके उसके ऊपर भी काम करना है। तो वो हम करेंगे, जरूर लेकिन करेंगे। वो केंद्र सरकार के साथ आपको सहमति बना के चलना पड़ेगा। आशा जी ये एनसी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 50 साल से जो कंडक्टर थे, जो तारें थी खंभों पे वही लगी हुई थी और गिरती थी, सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आके मारे गए। अभी जो 2 साल पहले जो 17,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की अंदर की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को दिया है, उसमें ये सारा चेंज हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया। आपने किया 60 साल तक बिजली को छेड़ा तक नहीं। आपने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तारें जो थी वो जर्जर होके गिर जाती थी और कितने लोग मारे गए उसकी चपेट में, शायद इनको मालूम नहीं है। और ये क्या नाम पे क्या काम करेंगे, सुबह लूट घसूट के। आपने देखा है पिछले 60 साल से यहाँ क्या हुआ है, जो भी काम हुए हैं पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुई है। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जितने भी काम हुए पिछले 10 सालों में हुए हैं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। ये कहा क्या, ये इन्होंने तो एक जहन्नुम में जम्मू कश्मीर को फेंका हुआ। हाँ जी 10 सालों में काम किया। अगर जम्मू कश्मीर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी का नतीजा है। बस कीजिए सर, बस कीजिए। 10 साल में 3 किस्म के मीटर बदले हैं, 10 साल में बिजली की प्राइसिंग बढ़ाई है, 10 साल में तकलीफें ही तकलीफें दी। अरे आप कम कर लीजिए ना, आप जम्मू वाले मीटर कहते थे तभी में फेंकने हैं तो फेंक दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? मतलब है आप श्रीनगर से लोगों को पहले राहत तो मिल जाए, ऐसे उखाड़ कर तभी में फेंक देंगे तो पूरी बच्ची हो जाएगी, फिर कैसे चलेगा? दिनेश जी 2025 तक, संदीप जी एक सेकंड, दिनेश जी आवाज आ रही है? 2025 तक ठीक है, हो गया संदीप जी, बिजली पे काम किया है पानी पे भी हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर को 2025 तक, जिसमें अभी तक प्रदेश की अपनी पन बिजली परियोजनाओं से 1211 मेगावाट, जबकि केंद्रीय जो यहाँ पर योजनाएं हैं 2009 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जेके एसडीपीसी की यहाँ करीब 12 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी उत्पादन जो क्षमता है 20 मेगावाट से लेकर 1856 मेगावाट तक रहेगी। हरित ऊर्जा क्रांति को लेकर बात हो रही है कि हरित ऊर्जा राज्य जम्मू कश्मीर को बनाया जाएगा 2025 तक। उससे पहले तो रोड मैप तैयार करने की भी जरूरत है कि नहीं? देखिए आशा जी, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां हाईली हमारे पास पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नया टाइम आ रहा है, जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, एनवायरमेंट क्राइसिस है, अब जो सरकारें हैं वो भी डिस्करेज कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा, अभी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हमने बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि सारा एरिया सिंक कर रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में कोई भी सरकार ये कोशिश नहीं करेगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए। संदीप जी वो कह रहे हैं कि समय आ गया है कि अब हमें अब सोलर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जवाब लूंगी मैं आपसे, रुकेंगे? देखिए अब हम दिनेश जी की बात का क्या ही जवाब दूं। सबसे ज्यादा अगर कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स हम बना सकते हैं तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है।
अब इस बात का क्या ही जवाब हो सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लेके थोड़ी बहुत ही परेशानियां जरूर होंगी, तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बोले वो फिजिबल नहीं है। अरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो स्टेट तो रिच होती है जिसके पास रिवर्स होते हैं, रिवर्स से ही सारे रिसोर्सेज हैं, और ये पानी जो है सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा। यहां से जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेंगे, वो उसका बेनिफिट पूरे स्टेट को क्या पूरे मुल्क को मिलेगा, और उसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स अगर आप चेक करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं उसका जो वेस्टेज है बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं इस बात का क्या ही जवाब दूं कि सोलर ही तो किश्तवाड़ भी सबसे चलेंगे, फिजिबल है, डोडा भी और चलेंगे, उसके बाद सलाल प्रोजेक्ट में भी। दिनेश जी पहले जवाब दीजिएगा अपनी बात का। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सहमति नहीं रख रहे हैं वो आपकी बात से। संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जम्मू कश्मीर में मतलब हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन संदीप जी आज जो नया टाइम आ गया, आपने देखा कि जहां जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपने बगलियार का इम्पैक्ट देखिए। बगलियार सारा डोडा सिंक कर रहा है। आने वाले 20 सालों में पूरा एरिया जो इकोलॉजिकल डेंजर बनेगा वो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। सरकार जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है 500 मेगावाट के, उसका इतना साइड इफेक्ट होता है। अब जो टाइम आया कि जैसे हिमाचल में करता है, हिमाचल 5-5, 10-10 मेगावाट की प्रोजेक्ट बना रहा है। अब जितने बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे उसका उतना ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे कहने का मतलब कि सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए। हमारे पास पोटेंशियल है, और ज्यादा हमारे पास इतना पोटेंशियल, जरूर याद कराइए, सोलर एनर्जी का इतना प्रोजेक्ट है कि हम सोलर एनर्जी अपने प्लेन एरिया में सोलर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ताकि जम्मू प्रॉविंस में जैसे प्लेन एरिया में यहाँ सोलर प्रोजेक्ट अगर बनते हैं तो यार जो पावर क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सकता है। हाँ दिनेश जी, एक बात संदीप जी को और भी याद कराइए कि पुल डोडा के पास आपको याद होगा कि जब लोगों को वहां से उठाया गया था, क्या आज उन लोगों को कॉम्पनसेट किया गया है? जो सारे लोग हैं, आप बताइए आशा जी, सिर्फ जिन लोगों का नुकसान हुआ था। ये तो उदाहरण के तौर पे है ना दिनेश जी। उत्तराखंड में देखिए, वहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि पूरा उत्तराखंड सिंक कर रहा है। हाँ। उत्तराखंड का पोटेंशियल ज्यादा है हमारे से। जोशीमठ के अंदर क्या हुआ था, किश्तवाड़ में क्या हुआ, रामबन में क्या हुआ, हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रोजेक्ट्स लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों की जमीनें धंस रही हैं, उनके मकान धंस रहे हैं, कितनी जाने भी जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन संदीप जी एक सेकेंड, संदीप जी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह से जल विद्युत परियोजनाएं चलाने की बात हुई और कितने कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई है? उस बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं आप? अब ये इस बात का आंसर विनोद जी ने, दिनेश जी ने खुद ही दे दिया ना। क्या? दिनेश जी ने खुद ही बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट नहीं छोटा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद है, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा हो, मेरा पॉइंट था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। शुरू किए मेरा ये कहने का मकसद बारे में अभी थोड़ी सी नॉलेज रख रहे हैं आप, जो नया अभी शुरू किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है। ये सवाल प्लीज आप दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रही हूँ केंद्र सरकार की तरफ से जो परियोजनाएं और काम शुरू किया है जल विद्युत को लेकर, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में क्या काम चल रहा है और कहाँ कहाँ पर चल रहा है? हाँ, बताइए, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? तो ठीक है, तो देखिए जितने भी, अगर आप मेरे को ये बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, चाहे वो कश्मीर के डिवीजन के अंदर है या जम्मू डिवीजन के अंदर है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ही है ना। सोलर प्रोजेक्ट्स तो सिर्फ लद्दाख के लिए ही अप्रूव हुआ है, और सोलर प्रोजेक्ट में भी क्या है कि बैटरीज का यूज होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए किसी बैटरी का यूज नहीं है, सीधी 17 बिजली बन जाती है। और चलाई गई 17 बिजली परियोजनाएं चलाई गई। आशा जी, सरबजीत जी दीजिए जवाब, आप ही की सरकार केंद्र के अंदर है। आशा जी, आशा जी बोलिए, ये सामने ले आइए सरबजीत जी को। हाँ आशा जी, मैं शायद हमारे एनसी के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। आप ये आज जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। हमारा देश और आज दुनिया बहुत अपडेट हो गई है। आप जिस जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं, वहां कितनी स्लिट आती है, कैसे टरबाइन रुक जाती हैं। आज जो हमारा सूर्य देवता है उससे सब जगह चेंजेस हुई है, और हमारा यहाँ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिकाडा। यहाँ पर पिछले दिनों भी यहाँ स्कीम्स आई थी, अभी भी स्कीम्स आ रही है कि हम घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाएं। सरबजीत जी, सवाल मेरा कुछ और था, जवाब आप भी कुछ और ही दे रहे हैं। 17 पनबिजली परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री विकास योजना के पहले चरण और दूसरे चरण के तहत काम चल रहा है। हिमाश्रित जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट
बिजली उत्पादन क्षमता आंकी गई और जिसमें लगभग 16,475 मेगावाट की पहचान की जा चुकी है। चिनाब दरिया में 11,283 मेगावाट है, झेलम दरिया पर 3,084 मेगावाट है, रावी दरिया पर 500 मेगावाट है, सिंधु दरिया पर यह 16,006 मेगावाट है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर और भी डिटेल को पढ़ूं, क्योंकि डिटेल्स पर बात करना जरूरी है। इस तरह से आप आते हैं, हवा में बात कर कर चले जाते हैं, लोगों को इसका फायदा क्या है, ये बड़ा सवाल रहता है। देखिए, अब जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, उज्ज है कठुआ के अंदर 178 मेगावाट है, सावलाकोट है डोडा के अंदर 1856 मेगावाट है, लोअर करथई किश्तवाड़ है 48 मेगावाट है, पंडरई पुंछ है 37.5 मेगावाट, न्यू गांधरबल 93 मेगावाट, बोनार लोला बांडीपुरा में 24 मेगावाट। इन पर चर्चा होनी चाहिए ना, सिर्फ महज शेड्यूल से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से राहत लोगों को मिले, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप लोग डिबेट में बैठते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज वाली चीजें अगर आम जनता को बताएं, वो ज्यादा बेहतर रहता है कि लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा काम सरकार ने किया है और कितनी कमी उसके अंदर है। दिनेश जी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए आशा जी, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जितनी भी जो रीजनल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बार बार ये कहती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें वापस कीजिए। ये सारे प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट की आपने बात की, ये एनएचपीसी और दूसरी सेंट्रल एजेंसी चला रही है। जब एनएचपीसी कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो एनएचपीसी देश की एजेंसी है, उसने पूरे देश को देख के प्रोजेक्ट चलाना है। हाँ। कैसे वो सारा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार के हवाले कर सरकार बार बार ये पहले पीडीपी जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी पीडीपी ने ये शोर मचाया कि हमें कम से कम 4 प्रोजेक्ट वापस कर देने चाहिए। जब एनएचपीसी को आपने सारा ऑथराइज किया, तो एनएचपीसी ने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर को देना है। बाकी जो देश में जो उन्होंने, जैसे देश की बिजली जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर की बिजली बाहर जाती है। ये तो जम्मू कश्मीर देश का पार्ट है, जम्मू कश्मीर देश से बाहर नहीं है। तो ये इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए। हाँ, जम्मू कश्मीर की सरकार को, जो भी सरकार बनती है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी की है, उसमें कुछ सरकार को केंद्र जम्मू कश्मीर की जनता के लिए रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, उसके लिए तो लड़ सकती है सरकार। नहीं, सरकार को केंद्र के साथ ये बातचीत करनी चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर, जैसे डोडा में प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा रहना चाहिए, इतना हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। हाँ। ये उस समय होना चाहिए जब ये आप एग्रीमेंट साइन करते हो। जब आप एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हो, उस एमओयू में ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपने हाथ उठाया था, जवाब दीजिए, कट टू कट जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, ठीक है, अगर एनएचपीसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें मेजर शेयर उसका है, लेकिन रॉ मटेरियल किसका है? वो दरिया किसका है? वो स्टेट का दरिया है। तो कम से कम स्टेट को सब्सिडी तो मिलनी चाहिए ना। कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो बिजली की उत्पादन में है वो स्टेट को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या हम गलत मांग रहे हैं? दूसरा पॉइंट, जो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो टोटली स्टेट फंडेड है, उसमें एनएचपीसी का कुछ लेना देना नहीं है, वो भी कंट्रोल एनएचपीसी कर रहा है। हम तो वो वापस मांग रहे हैं सबसे पहले। क्या वो हमें वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम पहले अपने लोगों को बिजली दें, वो बचेगी वो हम बाकी देश को भी देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सरबजीत जी, जल्दी से जवाब दीजिए, बागलियार प्रोजेक्ट को लेकर बात करें। जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि जब एमओयू साइन होता है ना, ये तब की बात है, जब भी ये प्रोजेक्ट बने तब एमओयू साइन हुआ। अब जो एमओयू साइन हुआ है उसी पे ही चलेंगे। एनएचपीसी को कितना हिस्सा जम्मू कश्मीर को देना है, कितना हिस्सा उनको बाहर देना है, तो ये उसी पे ही डिपेंड है। यहाँ तक पन बिजली परियोजना के लिए कहना चाहता था कि ये बहुत महंगा सौदा है, जो है वो फूटता है। आ रही है, एक सेकंड संदीप जी, दिनेश जी। ठीक है आशा जी, मैंने आपका सवाल नहीं सुना, क्या बोला आपने? सवाल ये है कि क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्हीं के सर पर अब ये पूरा ठीकरा फूटता है? एमओयू साइन होने की बात, देखिए जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि बगलियार प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टेट ओन प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको एनएचपीसी को किसने हैंडओवर किया? कौन सी सरकार थी? सरकार ने क्यों हैंडओवर किया? उस समय की सरकारों की जिम्मेवारी, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जब को बगलियार को एनएचपीसी को हैंडओवर किया गया, क्योंकि सरकार उसको ऑपरेट नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर सरकार के पास इतना
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि शायद उस प्रोजेक्ट को सरकार चढ़ा पाए, इसलिए एनएचपीसी को लेना पड़ा। इसलिए जैसे मैंने पहले बात की, जब आप एमओयू साइन करते हो उसमें क्लियर होना चाहिए कि हमें सब्सिडाइज रेट पे पावर चाहिए और हमें सब्सिडाइज इतनी जितनी जनरेशन होगी बिजली की उतना हिस्सा हमें चाहिए। संदीप जी, उसके आप बाद ही की इंप्लीमेंट सरकार होना में ये चाहिए। सारा कांड हुआ और आप ही सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए जी, सरबजीत जी कह रहे हैं कि जो एमओयू साइन हो गया, अब एमओयू अगले 5000 साल के लिए थोड़ी साइन हो गया है। आखिर हर एक चीज की कोई एक लिमिट मियाद होती है कि नहीं होती है? मतलब आप साइन कर अब कर आ एक जाएंगे और एमओयू दूसरा दूसरे पर फोड़ेंगे कि वो सही करेगा, ऐसा कुछ? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन एंड स्पीक प्लीज। हाँ, नहीं इलेबोरेट आप बिना मतलब वाला बहुत करते हैं ना संदीप जी, टू द पॉइंट बात नहीं करते, टू द पॉइंट कीजिए, समय भी कम है मेरे पास अभी। टू द पॉइंट ही कर रहा हूँ। हाँ, टू द पॉइंट ही कर रहा हूँ, टू द पॉइंट ही कर रहा हूँ। जवाब दीजिए। अब देखिए 370 स्टेट को मिला था ना, लेकिन आज की डेट में एप्रोगेट हो गया ना, हमेशा के लिए ये कहते हैं नहीं था, तो एमओयू के हमेशा के लिए ही रहेगा। अब स्टेट के हालात बदल चुके हैं, हमें ज्यादा शेयर चाहिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारी बिजली की जरूरतें बढ़ गई हैं, तो करिए आप उसी हिसाब से जद्दोजहद, अपडेट होना चाहिए। अब तो दोबारा में आप आ गए सरकार में, करिए जद्दोजहद अब जल्दी से। हाँ, तो कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? अब लोगों को राहत दिलवाइए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं आपको कह कैटेगोरिकली कि हम इस पे काम करेंगे और जरूर करेंगे। प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होगा, जनता को प्रॉमिस करना पड़ेगा और इमीडिएट इफेक्ट पर इस पर काम करना पड़ेगा। सरबजीत जी क्लोजिंग कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑनलाइन में जुड़ेगा। सरबजीत जी जवाब दीजिए। जी मैंने सुना नहीं सवाल ये वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाएंगे, लेकिन संदीप जी सवाल यहाँ पर ये है कि फंड्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाना है, सहमति बनानी पड़ेगी। आशा जी, ये 5 साल ऐसे निकाल देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई राहत देने वाले हैं लोगों को, क्योंकि इनके ऐसे वादे थे, वो वादे जमीन पे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए वो पूरे नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब मजाक और मजाक बन जाएगा। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता, कोई तो जो मीटर फेंकने वाले नहीं है, कोई जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले नहीं है, और ये एक लुभाने वादे थे जो इनको वोट लेने के लिए कहा था, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट कीजिए। नहीं संदीप जी हो गया, समय हो गया। अब लोगों को कोई राहत नहीं है, कहाँ देखिए आशा जी, 65,000 यहाँ के युवाओं को कहाँ ये, जब मैं कहती हूँ समय हो गया तो सब एक सुर में बोलना शुरू हो जाते हैं, और जब समय होता है, जब मैं जवाब मांग रही होती हूँ तो इधर उधर की आंकड़े होते हैं, कभी उस तरफ जा रहे होते हैं, कभी उस तरफ जा रहे होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, दिनेश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, सरबजीत जी आपका भी। मुद्दे पर बातचीत करना जरूरी है कि लोगों को बिजली की समस्या से निजात अच्छे तरीके से किस तरह से दिलाई जाए, जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उन्हें जमीनी सतह तक कैसे पहुंचाना है, इस पर काम करने की जरूरत है। बहरहाल कल जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी के लोगों को सौगात मिलने वाली है, ये देखना जरूरी रहेगा कि उस शेड्यूल के अंदर किस तरह की चीजें रखी जाती हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।